सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? वी हैव टॉक अबाउट vectors, we have talked about restriction enzyme, we have talked about PCR. So in this chapter in biotechnology, we have talked about what are the tools and techniques required for the recombinant DNA technology. Now it's a time for to study what are the different how the method which had to be carried out for the process of recombinant DNA technology. There is a proper method or a outline for the process of recombinant DNA technology. So we have हमने देखा कि हमको कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो की जाती है कि जहाँ पे हमें जो भी डिज़ायर्ड जीन रिक्वायर्ड होता है, वी हैव टू टेक फर्स्ट दैट डिज़ायर्ड जीन, allow the restriction enzyme to act on the desired gene. Then on the other side you have to take a vector, and that desired gene has to be put on the vector, and then vector is transferred to the cell or the host cell. Yes, so see how this process is carried out. This is the one by one process, and here the diagram in your book, it shows the how this process is occur. So see, दिस इज़ द डोनर सेल. डोनर सेल इज़ द सेल जहाँ से हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज़ द डीएनए, एंड फ्रॉम दिस डीएनए, ये जो टारगेट डीएनए है, वी हैव टू पुट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. यस, सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वी गॉट द fragments of DNA, and these fragments of DNA we got from the this is isolation of DNA. This is the method of isolation of DNA or the isolation of the desired gene. This is the first method, and in this method we with the help of the electrophoresis and PCR we are getting this target DNA. Okay, that is the DNA fragment. Okay, then what is the isolation of desired DNA? Enzymatic fragmentation by the restriction enzyme. Yes, from this we get the target DNA. Then on the other side, the vector on which we have to put this target DNA to allow to जिससे हम इसको अलाउ करेंगे कि ये टारगेट हमारे होस्ट सेल में जा सके, तो उसके लिए हमें एक कुछ ना कुछ व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट व्हीकल इज़ द वेक्टर, and the vector for example mostly uses the plasmid and bacteriophage. Okay, so here the vector is used, and it is also भी द एंजाइमेटिक, इसको भी जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको क्या किया जाएगा, फ्रेगमेंट किया जाएगा. नाउ दिस टारगेट डीएनए इज जॉइन, और ये आप बोल सकते हो ये टारगेट डीएनए को हम वेक्टर डीएनए में क्या कर रहे हैं, उसको उसमें ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज. हमने जैसे रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि डीएनए लाइगेज इज हेल्प फॉर द, हम उस वो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में काम करता है. सो हियर द टारगेट डीएनए target DNA is ligated with the help of DNA ligase in the vector DNA. Now our DNA, target DNA is get, उसको हमने क्या किया है, इससे लाइगेट कर लिया है, वेक्टर में आ चुका है. नाउ हमारा जो वेक्टर है इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द होस्ट. हम क्या करेंगे, इसको फिर हमारे होस्ट बैक्टीरिया में इसको डालेंगे. देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर द जो डीएनए को या वेक्टर को उसमें डालने के लिए, होस्ट डीएनए में डाल, होस्ट बैक्टीरिया में डालने के लिए बहुत सारी मेथड्स को यूज किया जाता है. ओके, वंस इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू द होस्ट बैक्टीरिया, उसमें क्या होगा, देन हम हमारी प्रोसेस में एक देखेंगे कि अब हमने ये डाल दिया है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से बैक्टीरिया में वो गया है, कौन से बैक्टीरिया में हमारा वेक्टर नहीं गया है. यस, सो देर इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कैन, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्म्ड सेल है. ट्रांसफॉर्म्ड सेल वो जिसमें हमारा वेक्टर गया है, एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल वो जिसमें हमारा वेक्टर नहीं गया है. सो देर इज़ अ सिलेक्शन मेथड फॉर दिस ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन
ट्रांसक्रिप्शन एंड एम्प्लीफिकेशन। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्म सेल है, कौन सा नहीं है। वंस इट इज़ आइडेंटिफाइड, जो हमारे ट्रांसफॉर्म सेल है, हम उसी को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। हमें पता है आजकल सारी कोई भी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती है। हमें अगर न्यूट्रेंट मीडिया में भी सेल को ग्रो करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रेंट मीडिया। सो हम उसके लिए फिर वही सेल को ग्रो करेंगे जो ट्रांसफॉर्म सेल है, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए को देने वाला है। यस, डिज़ायर्ड जीन को हमको देने वाला है। तो आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम वही सेल को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें वो ट्रांसफॉर्म वेक्टर या जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, जिसमें हमारा डिज़ायर डीएनए डिज़ायर वेक्टर गया हुआ है, वही सेल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वंस इट इज़ मल्टीप्लाइड इन द सेल, वो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूसिंग, जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो प्रोड्यूस करने लगेगा, लाइक एंजाइम्स, लाइक अल्कोहल्स, एंटीबायोटिक, जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। वंस स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट, हम उसको क्या करेंगे, उसको जो भी वहाँ का एंड प्रोडक्ट होगा उसको हम विद द हेल्प ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी वहाँ से हमें प्रोसेस लगेगी, हम वो प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सो लाइकवाइज हियर ऑल्सो सेल मल्टीप्लिकेशन होगा। प्रोटीन जो भी मिल रहा है हमें, प्रोटीन प्रोडक्शन फ्रॉम द क्लोन डीएनए, वहाँ से क्लोन जीन से वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। एंड दिस प्रोटीन एनकोडेड बाय इंसर्ट डीएनए, ये इन प्रोटीन आपको दिख रहा है यहाँ डॉट 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 डॉट, ये प्रोटीन जो है वो एनकोड हुआ है। और उसके बाद हम प्रोटीन को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस जो यूज़ की जाती है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। दिस इज़ ये पूरी जो प्रोसेस है, इट इज़ अ सिक्स मेथड्स है, जिसमें जो जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, वन बाय वन हम ये सारी मेथड्स को देखते हैं। Yes. So, methodology for recombinant DNA technology. The steps involved in gene cloning are as follows. First step is the isolation of DNA from the donor organism, और isolation of gene from the donor organism। हमें पता है कि जहाँ से कहाँ से हमें हमारा डिज़ायर्ड जीन लेना है, वहाँ से हम डीएनए को क्या करेंगे, हमारा आइसोलेट करेंगे। द डिज़ायर्ड जीन टू बी क्लोन हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स organism, that is the donor. Initially, the cell of the donor organism are sheared with a blender and treated with suitable detergent। हम कोई भी, अगर हमें प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना है, हमें प्लांट से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम प्लांट की जो है लीफ से, अगर उससे एक्सट्रैक्ट करना है, लीफ को तोड़ेंगे, उसको हम मोर्टल एंड पिस्टल में कूटेंगे, ब्लेंडर, या चाहे तो आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं उसको। तो फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, हम उसको क्रश करना है, कोई भी जो भी डोनर ऑर्गेनिज्म इज शीर विद ब्लेंडर एंड ट्रीटेड विद सुटेबल डिटर्जेंट। जो भी सुटेबल केमिकल होगा उससे हमें ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि उस जो उसका आउटर सेल वॉल है, ये सब वो डिग्रेड हो सके। यस, सो द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव्ड, आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड यूजिंग अ सेवरल टेक्निक्स। ये जो सेवरल टेक्निक्स है, यही मेथड होता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इट इज़ इसमें बहुत सारे आप उसको यूज आप जैसे हमने लीफ की बात करी, तो लीफ को लेंगे, लीफ को लेने के बाद उसको क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद उसमें से वी हैव टू टेक लिक्विड, एंड दैट लिक्विड हैज़ बीन ट्रीटेड विथ वेरियस केमिकल्स, एंड from that we get the DNA. So the isolated DNA can be spooled onto a glass rod, और उसको क्या करेंगे, हम ग्लास रॉड से उसको निकालेंगे। द आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए इज देन क्लीव्ड बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो भी डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पर्टिकुलरली द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। These enzymes cleaves DNA at specific sites called the restriction sites and break DNA into fragments। यस, हमने देखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम क्या है, कि वो स्पेसिफिक साइट पे जाके डीएनए को ब्रेक करेगा, एक सीज़र की तरह वो डीएनए को काटेगा, और जो काटने के बाद जो उसकी स्पेसिफिक साइट्स है, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट, एंड इट ब्रेक द डीएनए इनटू द fragments. There are several types of restriction endonuclease as we seen earlier. The cleaved DNA fragments have cohesive or sticky or
स्कैटर्ड एंड और अ ब्लंट एंड। हमने देखा था कि उसमें हमें दो टाइप के एंड मिलेंगे, या तो स्टिकी एंड मिलेंगे, कोहेसिव एंड मिलेंगे, या तो ब्लंट एंड मिलेंगे। यस, फ्रॉम द क्लीव डीएनए फ्रैगमेंट अ फ्रैगमेंट कंटेनिंग डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड। और इसके बाद जब हमको वो जो डीएनए फ्रैगमेंट होने के बाद हमें जो डिजायर्ड जीन है वो हम निकाल लेंगे। यस, sorry, and isolated for cloning. This is now called foreign DNA or passenger DNA. A desired gene can also be obtained directly from genomic library or cDNA library. This will we see after the ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हम cDNA library and genomic library के बारे में पढ़ेंगे। As the name indicate कि जीनोमिक लाइब्रेरी जिस तरह से हम लोग की बुक्स की लाइब्रेरी होती है वैसे ही जीन की लाइब्रेरी होती है, जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म का एंटायर जीनोम वहाँ पे रहता है। सो दैट इज़ द जीनोमिक लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी इज़ द, आप बोल सकते हैं इसमें हमें डीएनए ऑप्टेन हो रहा है बट इट इज़ फ्रॉम द एमआरएनए। यहाँ हमें डीएनए कहाँ से मिलेगा? एमआरएनए से। एमआरएनए से डीएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वहाँ से डीएनए बनने के बाद क्या होगा? डीएनए फिर से वो डबल स्ट्रैंड बनाएगा, क्योंकि वहाँ से हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। नाउ इट इज़ फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उस ये डीएनए को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डिज़ायर्ड जीन हमको लेना है तो वो जीन एक तो हम उनको कहाँ से, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है, सेल्स है, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम इट विल टेक फ्रॉम द लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी और द cDNA लाइब्रेरी। ओके, see here, the genomic library is a collection of different gene DNA sequence from an organism, where each sequence has to be cloned into a vector for case or ease of purification, storage and analysis. It is a collection of different DNA sequence from an organism, where each sequence has to be cloned into vector for ease of purification, storage and analysis. ओके, सो यहाँ पे जो भी जीन है उसको क्या किया गया? आइसोलेट करके रखा गया है वेक्टर में फॉर हमारे इजी कोई भी प्रोसेस को इजी करने के लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस। देर आर टू टाइप्स ऑफ जीन लाइब्रेरीज ऑन द basis of the source of DNA used. Genomic library, it is the collection of clone that represent the complete genome of an organism. यहाँ complete genome of an organism मिलेगा। यहाँ पे देखा है आपने कि लाइब्रेरी जो है दो टाइप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द डीएनए। यहाँ पे जो जीनोमिक लाइब्रेरी में जो सोर्स मिलेगा डीएनए का, इट इज़ यहाँ पे डायरेक्टली हम डीएनए को स्टोर कर रहे हैं। यस, सो यहाँ पे उसका पूरा एंटायर जीनोम को हम स्टोर करके रखते थे। जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ प्रोकैरियोट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द प्लाज्मिड वेक्टर, एंड इट इज़ बिकॉज द प्रोकैरियोटिक जीनोम डज नॉट कंटेन रिपीटेटिव डीएनए। क्योंकि यहाँ पे जब प्रोकैरियोटिक में हमने देखा कि वहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए नहीं रहते, वहाँ पे एक्सॉन्स नहीं रहते, इंट्रॉन्स का ये सब फैक्टर्स नहीं आते। इस वजह से यहाँ पे हम इजीली उसको प्लाज्मिड में प्रोकैरियोट्स को क्या करके रख सकते हैं? एक लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं। इन cDNA लाइब्रेरी इट रिप्रेजेंट द लाइब्रेरी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, एंड डीएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम आइसोलेटेड एमआरएनए। अब यहाँ पे सोर्स क्या हो गया है? यहाँ पे एमआरएनए से हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, डीएनए को ले रहे हैं। सो यहाँ पे एमआरएनए से विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस होगी द डीएनए। सो मेड इज उसके बाद जो डीएनए मिलेगा इट इज़ द cDNA, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। द लाइब्रेरी इज कॉल्ड द cDNA library, and the eukaryotic DNA genome contain introns, regulatory genes and repetitive DNA. Hence the establishment of genomic library in eukaryotic is not मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोट्स में बहुत सारे इंट्रॉन्स, रेगुलेटरी जीन्स और रिपीटेटिव डीएनए हमें देखने मिलता है। सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच द जीनोमिक डीएनए जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA लाइब्रेरी। सो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमने डीएनए को आइसोलेट किया है, हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब क्या करना है हमें? एक बार आइसोलेट हो गया हमारा डीएनए, एक बार ये डीएनए आइसोलेट हो गया है, देन वी हैव टू ट्रीट विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यस, सो इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू अ क्लोनिंग इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब एक जब हमने उसको क्या किया,
डिज़ायर्ड जीन मिला, उसके बाद हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद हमें आइसोलेट हो गया है वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वेक्टर है वेक्टर को भी हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। जो भी जीन है हम उसको क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे। द फॉरेन डीएनए और द पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर और द vehicle DNA. The most commonly used cloning vector are plasmid of bacteria and bacteriophage virus like lambdaphage and M13. The most commonly used plasmid is PBR322. Yes, इतना हम पता है कि जो भी वेक्टर है, वेक्टर कॉमनली यूज वेक्टर इज़ द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, और जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्लाज्मिड, इट इज़ द PBR322। व्हाट इज़ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो सेल में रहता है, वो उसको एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये सेल में नहीं भी रहा तो भी सेल जिंदा रह सकता है, बट इफ इट इज़ प्रेजेंट इट गिव्स सम एडिशनल क्वालिटी टू द बैक्टीरिया। यस, सो द प्लाज्मिड आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वेक्टर ऑर्गेनिज्म। कोई जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ से हम क्या लेंगे, प्लाज्मिड लेंगे। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड आइसोलेट किया हमने, बाय यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच वी यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द डोनर। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे जो हमने डीएनए आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया था। अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो हमें जो स्टिकी एंड्स मिलेंगे तो वो सेम स्टिकी एंड्स मिलेंगे, जिसके कारण ईजी होगा कि वो लाइगेट इजीली हो सकते हैं। यस, सो हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को ट्रीट करेंगे, और वही एंजाइम जो हमने डोनर डीएनए को ट्रीट किया था, सेम दोनों को एक ही एंजाइम से ट्रीट करेंगे। ओके, now using the DNA enzyme DNA ligase, the foreign DNA is inserted or in इंटीग्रेटेड इनटू द वेक्टर डीएनए। और फिर क्या होगा, लाइगेज डीएनए लाइगेज से जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और चिमेरिक डीएनए। उसी जो उनका कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है हमारा, सॉरी वेक्टर प्रेजेंट है एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। ओके, सो now it is called the recombinant DNA or chimeric DNA, and the technology is refers to as rDNA, that is the recombinant DNA technology. Okay, so there are the two, ये दो steps हम यहाँ पे complete कर चुके हैं। Next, third step is the transfer of rDNA to suitable competent host or the cloning organism. Finally, the recombinant DNA is now introduced or transferred for expression into the competent host cell for the suitable cloning organism, विच इज़ यूजली अ बैक्टीरिया। यस, अब ये क्लोन हो चुका है हमारा डीएनए, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट डीएनए जो था वो वेक्टर में आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो भी होस्ट बैक्टीरिया है उसमें उस डीएनए को डालना है, उसको ट्रांसफ़र करना। अब जो इट इज़ अ प्रोसेस, एक जो प्रोसेस है, द process in which a vector DNA is a vector is going to transfer into the host bacteria is it is called a transformation. Okay, so there are various method for this transformation. So here जो भी हमारा डीएनए था अब हमने उसको क्या किया है, जो होस्ट है उसमें डाला है। द होस्ट सेल टेक अप द नेकेड आर डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, sorry, and incorporates into its own chromosomal DNA, which finally express the trait controlled by the passenger DNA. The transfer of rDNA into the bacterial cell. अब यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस हो सकती है, या तो वेक्टर डीएनए है, जैसे हमने बात की थी कि लास्ट टाइम जब हमने प्लाज्मिड में पढ़ा था, तो प्लाज्मिड में जब हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा कि वंस जो भी टारगेट डीएनए है एक बार वो प्लांट सेल में एंटर हो जाता है तो इट विल, वो क्या होगा, प्लांट सेल के होस्ट में जाके इंसर्ट हो जाता है। यस, हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ही ये हमारा टीडीएनए था, टीडीएनए जैसे हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे इट विल गोज़ इनटू द प्लाज्मिड, जो सॉरी इट विल गोज़ इनटू द सेल का जो प्लांट सेल का जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, उसमें जाके वो अटैच हो जाता है। तो समटाइम ये
खुद सिर्फ वो टीडीएनए अटैच होगा, या कभी कभी क्या होता है, नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस क्या हो सकती है, या तो वो पूरा प्लाज्मिड जो है वहाँ जाके रह जाए। यस, सो इट दो मेथड हो सकती है, या तो सिर्फ टीडीएनए, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टीडीएनए जाके वो प्लांट सेल में उसके क्रोमोसोम में जाके अटैच हो रहा है, तो वो एक बार वो क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाएगा तो वो इट इज़ परमानेंट उसी में रहेगा। यस, और ये जो प्लाज्मिड है, दूसरी मेथड क्या है कि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड ही जाके वहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा और वो जीन को प्रोड्यूस करेगा। सो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, द होस्ट सेल टेक अप द naked rDNA by the process of transformation and incorporates into its own chromosome DNA, which finally express the trait controlled by the passenger DNA. The transfer of rDNA into the bacterial, और अगर हम बैक्टीरियल डीएनए में अगर डाल रहे हैं तो डालने के उसको हेल्प कौन करेगा, सो द ट्रांसफर ऑफ आर डी एन ए इंटू द बैक्टीरियल सेल इज असिस्टेड बाय द डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस। उस जो कैल्शियम आयंस है उसको हेल्प करते हैं। द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आर द ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी, दीज आर द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम डाल सकते हैं। द होस्ट एंड कॉम्पिटेंट सेल विच हैज़ टू बी टेक आर डी एन ए इज़ नाउ कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जिसमें हमारा वेक्टर या जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउ वी कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, क्योंकि इसमें हमारा डीएनए जा चुका है। द फॉरेन डीएनए कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द नेकेड सेल। अब ये जो हमने देखा प्रोसेस, ये हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्म सेल जा चुका है, बट देयर आर वेरियस टेक्निक्स की जो डीएनए है या वेक्टर है उसको हमारा जो सेल है होस्ट सेल में डालने के लिए एक प्रोसेस रहती है। सो देर आर वेरियस प्रोसेस, तो वो प्रोसेस कौन सी है वो हम देखते हैं। सो द फॉरेन डीएनए कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू नेकेड सेल और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, और ये डायरेक्टली हम डाल सकते हैं विदाउट यूजिंग वेक्टर। हम या तो हम डायरेक्ट, जो जैसे हमने प्लांट सेल में बात की सिर्फ टी डीएनए जा रहा है, तो ऐसे हम डायरेक्ट वो नेकेड डीएनए को भी उसमें डाल सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द वेक्टर। दिस इज़ डन बाय, अब डायरेक्ट अगर हमें डीएनए डालना है तो वो कैसे डालेंगे, इट इज़ डन बाय यूजिंग टेक्निक लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ द मेथड, इट इज़ अ टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, अप्लाई टू द सेल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमारे जो भी होस्ट सेल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इट विल अलाउ कि वो डीएनए हम जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। या इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट से हम डायरेक्ट उसमें क्या करेंगे, वो डीएनए इंसर्ट करेंगे। लिपोफिक्शन, देन शॉटगन मेथड, देन अल्ट्रासोनिफिकेशन। अल्ट्रासोनिफिकेशन आप बोल सकते हो कि जिसमें हम साउंड एनर्जी, इट इज़ सोनिफिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ अप्लाइंग साउंड एनर्जी टू एजिटेट पार्टिकल इन अ सैम्पल, मतलब उसमें हम अपेंडोफ ट्यूब में हम अपना सैंपल लेंगे और उसमें उसको एजिटेट करेंगे, उसको हिलाएंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, इट विल अलाउ द सेल, इट विल अलाउ डीएनए टू एंटर इनटू द सेल। देन बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक मेथड में भी क्या हो रहा है, डीएनए को हम डायरेक्ट उसको विद द हेल्प ऑफ सम गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल से उसको डायरेक्ट प्लांट सेल में या कोई भी सेल में इंसर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द वेरियस मेथड जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, जो नेकेड डीएनए है उसको डायरेक्टली हम अपने सेल में इंसर्ट कर रहे हैं। बट इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी द ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू बाय द टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ द ए ट्यूमिफिशियंस। सो दीज आर द मेथड कि कैसे हम वेक्टर को हमारे होस्ट सेल में हमने डाला। वंस द वेक्टर हैज़ बीन, और जो नेकेड डीएनए हमारे होस्ट सेल में चला गया है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म सेल। अब ये जो ट्रांसफॉर्म सेल है उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म।
अब हमें तो नहीं पता, हमने ये जनरल प्रोसेस की कि हमने एक अपना डीएनए लिया और एक वेक्टर लिया, दोनों को लाइगेट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो वेक्टर में डाला, वेक्टर को फिर हमने सेल में डाला। अब जो सेल में डालने के बाद हमें नहीं पता कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म है और कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है। सो हाउ वी सिलेक्ट दैट? तो लास्ट हमने क्लास में देखा था कि देयर आर, जैसे हमने PBR322 के बारे में जब पढ़ा तो हमने वो प्लाज्मिड में देखा दे हैव 2 मार्कर जीन्स। तो कौन कौन से मार्कर जीन्स थे? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, 2 मार्कर जीन के बारे में हमने देखा था। यस, तो ये जब मार्कर जीन है, ये मार्कर जीन हमें हेल्प करते हैं। तो मार्कर्स क्या होते हैं, मार्कर जीन्स क्या होते हैं? इट प्रोड्यूस अ फिनोटाइप और विट इट आर परमिट्स ईजी सिलेक्शन। ये हमें ईजी सिलेक्ट, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। यस, क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल इन विच वेयर आवर डिज़ायर्ड जीन गया है या नहीं गया है, तो इसके बारे में हम को ये हेल्प करता है। सो व्हाट हैपन, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म दैट इज रिकॉम्बिनेंट, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलेंगे या रिकॉम्बिनेंट सेल बोलेंगे, एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टाइप के सेल यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है दैट इज रिकॉम्बिनेंट, जिसमें नहीं गया है इट इज़ नॉन रिकॉम्बिनेंट। फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, अब हमें तो काम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट सेल का है, फालतू में क्यों हम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को भी ग्रो करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस सेल में गया है हम वही सेल को सिर्फ आइसोलेट करेंगे। सो द फॉर द आइसोलेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, अ मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड। सो हमने देखा कि जैसे PBR322 में we in for example in PBR322 plasmid vector contain different marker genes, that is ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene। अब क्या होगा जब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, व्हेन PST1, यस, ये देखा था हमने, यहाँ पे देखो देखिए आप, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दिख रहा है आपको, देन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दिख रहा है। व्हेन PST1 और PVU1 हम अप्लाई करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए जो इंसर्ट होगा वो वहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगा। यस, क्योंकि हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको वेक्टर को भी और हमारे होस्ट इसको सॉरी वेक्टर को हमने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया है, यहाँ जाके क्या हुआ, हमारा डीएनए हो गया इंसर्ट। यस, अब ये इंसर्ट होने के कारण क्या हुआ, जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का जो एक आप बोल सकते हैं उसको, जो फंक्शन था वो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। उसका जो बेस पेयर्स थे वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, जिसके कारण जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया है। सो अब क्या हुआ, जीन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो हो गया वो क्या सा हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है, एंड सेल इज़ नॉट ग्रो ऑन दिस एम्फिसिलिन। अब हम जब सेल को ऐसे मीडिया में ग्रो करेंगे जहाँ पे एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों प्रेजेंट है, तो वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसमें वो इनएक्टिव हो चुका है, तो इसमें हमें कौन सा दिखेगा, इसमें सिर्फ हमको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो सेल रहेंगे वही सेल हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रो होते हुए दिखेंगे। यस, लाइकवाइज हियर ऑल्सो यहाँ पे डीएनए टेट्रासाइक्लिन की जगह के साइड पे जाके इंसर्ट हुआ है, जिसके कारण जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो नॉन फंक्शनल हो गया है, एंड सेल विल नॉट एबल टू ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, एंड इसके कारण क्या होगा, इट विल ग्रो एज अ एम्फिसिलिन जहाँ पे रहेगा ऐसे ही ग्रो मीडियम में वो ग्रो करेंगे। सो हियर ऑल्सो व्हेन PST1 restriction enzyme is used, it knock out the ampicillin resistant gene from the plasmid, so the recombinant cell becomes sensitive to the ampicillin, वो उसको sensitive हो जाएगा, वो वहाँ पे grow नहीं हो पाएगा। so the cell which have the tetracycline resistant gene वही वहाँ पे grow हो पाएंगे। तो हमें क्या समझेगा कि जो हमारा जो जीन है वो कहाँ इंसर्ट हो चुका है, इट विल इंसर्ट इनटू द एम्फिसिलिन की जो जगह थी वहाँ पे वो जाके इंसर्ट हो चुका है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट की जगह पे। तो ये हमें समझेगा कि हमारा जो सेल है वो कैसा हो चुका है, इट विल ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन आ चुका है। यस,
नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही अगर हमारा हमें तो समझ में आ गया कि हमारा ये, हम आइसोलेट कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे डिज़ायर्ड या फिर ट्रांसफॉर्म सेल है। सो क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। हम वही ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल को लेंगे और उनको नेक्स्ट न्यूट्रेंट मीडियम में डालेंगे और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। वंस द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल आर सेपरेटेड बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस हो चुका है हमारा। In this step, the transform host cell are introduced into the fresh culture media. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग के बाद हमारे साथ जो भी ट्रांसफॉर्म सेल है उनको हम निकाल के उन्हें फ्रेश कल्चर मीडिया में डालेंगे। एट दिस स्टेज द होस्ट सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड अलॉन्ग द रेप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरिड आउट बाय देम। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही उस वो ट्रांसफॉर्म सेल हम उनके न्यू कल्चर में ग्रो करेंगे, वहाँ पे हमारा जो प्लाज्मिड है वो भी ग्रो होते जाएगा और सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई होते जाएंगे, हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसमें ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। यस, जैसे जैसे वो ग्रो होगा वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो एंड प्रोडक्ट निकलेगा। वंस द एंड प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको वहाँ से निकाल लेंगे। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि दैट इज़ द हार्वेस्टिंग, और आप बोल सकते हो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस फॉर कलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड product. Okay, so the next step करेंगे expression of gene to obtain the desired product. So the next step involved in the production of the desired products like alcohol, enzymes and antibiotics, etc. These are our डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमें उस जीन से मिल रहा है। यस, फाइनली द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड थ्रू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेज यूजिंग सुटेबल बायो रिएक्टर। और फिर हम क्या करेंगे, उस जो कल्चर थे, जो ट्रांसफॉर्म सेल्स थे, उसको हम ग्रो करते जा रहे हैं। ग्रो करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट को हम आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। और वो विद द हेल्प ऑफ दिस बायोरिएक्टर एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें सारे उसके आप बोल सकते हो सेल को ग्रो कराते हैं हम। और उसके बाद उसमें विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेसेस से उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट है उसको हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज अ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज़ द, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। सो एक बार हमारा प्रोडक्ट बन गया, हमने उसको आइसोलेट कर लिया है, तो इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मेथडोलॉजी। यस, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस कि कैसे, दिस इज़ द 6 स्टेप प्रोसेस कि कैसे हमने डीएनए हमारा जो आइसोलेट, जो डिज़ायर जीन चाहिए था वो हमने जीन को लिया, उसको सुटेबल वेक्टर में डालना, उस वेक्टर को हमने सुटेबल होस्ट में डाला और उस सुटेबल होस्ट को हमने ग्रो कराया। ग्रो करने के बाद उससे हमें डिज़ायर जो भी प्रोडक्ट मिला उसको हमने क्या किया, फिर फाइनली आइसोलेट कर लिया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस बाय विच वी गेट अवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। Okay, so this is the process of recombinant DNA technology. Next class में we have to see what are the application of this biotechnology. Okay.